इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। ये हमारा कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स का 21वां एपिसोड है। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम कुछ सपनों की बात करें। सपने जो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर आदमी देखता है और भूल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सपने देखते हैं और सपने उनको सोने नहीं देते। ये हमारे कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने ऐसे देखिए जो आपको सोने ना दें, और जो सपने आपको सोने नहीं देते उन सपनों के पीछे आप भागते हैं और उनको पूरा करके ही दम लेते हैं। तो उस सपने को पूरा होने पर आपको कैसा महसूस होता है और उसमें आप क्या मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किलातों से गुजरते हैं, उसी को लेकर आज हमने एक ऐसे युवा मेहमान को बुलाया है जो भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन वो सपना बचपन से ही ये देखता था कि मुझे अमेरिका जाना है और वहां जाकर बसना है। कुछ लोग हंसते भी थे उसकी इस बात पर, क्योंकि एक छोटा सा गांव, पढ़ाई लिखाई की सीमित सुविधाएं, खैर उनकी अपनी लगन थी, उन्होंने उसको पूरी तरह से जिया और आज वो अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में रहते हैं। उन्होंने ओहायो यूनिवर्सिटी से एमटेक एमबीए किया और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि विदेश में आने का जो सपना लाखों भारतीय पाले हुए हैं, क्या उनको ये आज का कार्यक्रम कुछ हेल्प करेगा कि कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी अपने सपने को मरने ना दे। तो चलिए आज हम इसी चीज को लेकर कुछ ऐसे सवाल करेंगे हमारे मेहमान गोविंद शर्मा जी से, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से यहाँ आकर बसे हैं। तो मैं और विजय गौड़ जी हमारे आज के मेहमान का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन नमस्कार अचीवर्स सर, में। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार विजय जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें जैसा लगा कि भाई आप एकदम युवा हैं और आपके लिए शायद ये आज पहली बार आपके अनुभवों को शेयर करने का एक मंच बनाया गया है। जी तो जरूर मुझे सर। लगता है कि आज आपकी जानकारी हमारे दर्शकों को वाकई काफी कुछ जानने को देगी, ताकि वो भी अपने सपने को पूरा कर सके। उम्मीद क्या करता कहते हूँ हैं मेरे गौड़ जो साहब, छोटे आपका क्या मोटे कहना है इस बारे में? ऐसा उम्मीद करता हूँ सर, मेरे जो छोटे मोटे अनुभव रहे हैं उनसे आपके दर्शकों को कुछ कुछ सीखने समझने का मौका मिले। जी तो जी गोविंद जी। जी, अमेरिका आने का सपना कब देखा आपने? कब शुरू हुआ ये सब? सर मैं शुरुआत वहां से करूंगा। वो अपने उधर कहावत है ना कि जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है तो आपकी जो तकदीर होती है वो आपको पता चलने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती है। तो मेरा सपना मेरे तक पहुँचने से बहुत पहले ही मेरे पिताजी ने देख लिया था, जब मैं छोटा था तभी। और ये उस ज़माने में देख लिया था उन्होंने जब इंटरनेट वग़ैरह और ये ना के बराबर हुआ करते थे या बहुत कम हुआ करते थे। तो वो क्या के न्यूज़पेपर की कटिंग वग़ैरह करके वो उसमें उस ज़माने में प्रोसेस वग़ैरह छुपा आया करते थे कि कैसे जाना है, अप्लाई कैसे करना है। तो उन्होंने एक फ़ाइल-वाइल बना के रखी हुई थी, जो उन्होंने मुझे बहुत बाद में दी, जब मैं यहाँ आने की तैयारी करने लगा था। बट हाँ, उन्होंने बहुत पहले से ये सपना संजो के रख लिया था कि कल को ऐसा समय आ सकता है जब हमारे बच्चे उस दिशा में देखें, तो उन्होंने बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करके रखी थी। तो आपने प्लानिंग कब से करी? मैंने सर इंजीनियरिंग करी 2014 तक मैंने बैचलर कंप्लीट किया, उसके बाद जॉब शुरू किया मानेसर में। काम करते हुए ये एहसास हुआ कि शायद काम कैसे करना है या इंडस्ट्री में कैसे घुसना है, इसका तो आइडिया लग चुका है ऑलरेडी। बट क्यों ना आखिरी एक शॉट और दिया जाए और अपने जो एक जुनून कीड़ा-सा समझ लीजिए था पढ़ाई का, उसको एक बार और तराशा जाए या कोशिश किया जाए उसका। तो 2014 एंड में ऑलमोस्ट मैंने वापस प्लानिंग करना शुरू किया और उसके बाद 1.5 से 2 साल लगे मुझे पूरा, क्योंकि नया प्रोसेस था, सारी चीज़ें नई थी। तो 2016 तक आते-आते एंड तक मैं यूएस पहुँच पाया। तो गोविंद जी अच्छा। ये बताइए कि ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत तो इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू नहीं हुई होगी ना? ये तो शुरू हुआ होगा जब आप स्कूल में थे। कैसी रही आपकी स्कूलिंग? क्या कठिनाइयाँ थी वहाँ जीवन की? उसके बाद कैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचे? और वहाँ से शुरू करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। या अगर ऐसा देखना चाहें कि राजस्थान के उस गाँव से लेके यहाँ तक की अगर यात्रा की बात करी जाए, तो अगर एक लाइन में कहना चाहूँगा तो ये इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी सो फार, इट इज़ अ ग्रेट जर्नी। हाँ, पर अगर चैलेंजेस की बात करें तो यस, जैसा कि एक आम आदमी है, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस बिल्कुल आते ही हैं, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आए।
और चैलेंजेस से ज़्यादा भी जिसको मैं बोलूँगा कि बदलाव जिसको अपन कह सकते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा आए। एक अगर आम टियर 1 या टियर 2 शहर के किसी अगर विद्यार्थी के जीवन को देखें और हमारे जीवन को देखें, तो उनका ऐसा होता है कि 10+2 और बैचलर्स तक वो घर या घर के अराउंड रहते हैं, उनकी एजुकेशन वहाँ होती है और उसके बाद वो विदेश तक निकलते हैं। बट उसके जस्ट विपरीत हम लोगों का ऐसा था कि 10th तक हम गाँव के स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक गाँव के स्कूल में पढ़े, फिर 9th और 10th के लिए पंचायत स्तर गए, फिर 11th और 12th के लिए जिला स्तर पे गए थे, फिर बैचलर्स के लिए हम राज्य की राजधानी पहुँचे, फिर जॉब करने के लिए हम देश की राजधानी में पहुँचे और फिर वहाँ से मास्टर्स करने के लिए हम विदेश पहुँच गए। तो कहूँगा कि राजस्थान की भीषण गर्मी से लेके मिनेसोटा की कपकपाती सर्दी तक का सफ़र थोड़ा लंबा था, मुश्किलों से भी भरा था, बट ओवरऑल इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी। आह, तो गोविंद जी, आपने बताया कि आपने गाँव में 8वीं तक पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े। वहाँ हुँ, पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम ही रहा होगा, है ना? और हुँ, अब आप यहाँ पर जब आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ को किया, तो आप इंटरनेशनल एक माहौल में आ गए, जिसमें पूरी दुनिया के लोग बच्चे थे और अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और हिंदी का उसमें कोई भी दखल नहीं था। तो इस तालमेल को आपने कैसे बिठाया? ये हमारे बहुत सारे दर्शक इस सवाल को करते हैं कि भई लैंग्वेज जो बैरियर है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, मेरे साथ सर हमारा पूरा अगर मैं पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो सारे लोग संस्कृत और हिंदी से ही जुड़े हुए हैं। पिताजी पंडित हैं, बड़े पापा भी संस्कृत थे थोड़े और भैया भी संस्कृत से जुड़े हुए हैं। तो 8th स्टैंडर्ड तक मेरा भी ऐसा ही था कि नहीं मैं भी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसी को आगे बढ़ाऊँगा और संस्कृत में ही जाना है मुझे। पर 9th स्टैंडर्ड तक आते-आते पिताजी को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार घर में कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो संस्कृत छोड़ के किसी और फ़ील्ड में ट्राई करे। तो उनका ऐसा था कि तुझे साइंस में जाना चाहिए और मेरा एकेडमिक्स अगेन 8th स्टैंडर्ड तक तो क्या ही बोलेंगे बट थोड़ा अच्छा ही था एज़ कम्पेयर टू द विलेज लेवल मेरा अच्छा था। तो उन्होंने बोला कि जाना चाहिए और 10th में आते-आते उनका ऐसा हो गया है कि साइंस तो लेनी ही है बट साथ में कोशिश ये कर कि इंग्लिश मीडियम में जाना है। जब मैंने इंग्लिश मीडियम का वो टाइम पे पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि अरे बाप रे! डर था एक डर होता है बिल्कुल था, तो मेरे में अंदर भी था। मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा हैंडल, पर वो थे कि पिताजी मजबूती से खड़े रहे पीछे। उन्होंने बोला कि अगर फेल भी हुआ है, ऐसा कुछ होता है, तो मैं हूँ, तू चिंता मत कर और तुझे करना चाहिए। तो 11th में मैं पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, बट घूम फिर के बात वही आती है कि किताबें इंग्लिश में पढ़ सकते हो और इंग्लिश में एग्ज़ाम लिख सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश की रीडिंग हो गई या राइटिंग हो गई या लिसनिंग ठीक हो जाती है, बट स्पीकिंग नहीं हो पाती है क्योंकि सराउंडिंग वगैरह वैसा था नहीं। और ये हेजिटेशन हमारी बैचलर्स खत्म होने के बाद जॉब लेवल तक आने तक थी। जैसे कि एक आम हिंदुस्तानी की होती है कि वो उसको एक हेजिटेशन होती है, वो नहीं बोल पाता है। तो वो टाइम पे मैंने पिताजी से एक बार पूछा था कि भई ये बोलने में मुझे दिक्कत हो पा रही है। उनको तो पता ही था कि भई पढ़ने में थोड़ा ठीक ही है। तो उन्होंने मुझे उस दिन एक राय दी थी, वो बोल रहे थे कि बेटा कि ऐसा नहीं है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती है, डर तेरा इंग्लिश का नहीं है, डर अपने आप का है। मतलब तुझे ऐसा लगता है कि अगर तू बोलेगा या कुछ गलत-सलत बोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? और उसके लिए मैं तुझे एक बात बोलना चाहूँगा कि तू काँच में देख के खड़ा हो, बोलना शुरू कर और अपने आप को सुन। और कैसा लगता है उसको तू खुद को एक्सेप्ट कर पहले कि भई ये मैं हूँ और मैं जैसी भी बोल रहा हूँ ये भाषा हुँ। मेरी है, मुझे आगे बढ़ने के लिए इसको बोलना पड़े। तू खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तुझे लोगों की इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती उसका डर रहेगा। तो वहाँ से शुरू किया मैंने, बोलना शुरू किया काँच के सामने देख के, थोड़े दिनों बाद ऐसा फ़ील होने लगा, अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। खुद को देख के ऐसा नहीं लगता था कि यार कौन क्या सोच रहा है। जब मैं खुद के लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो लोगों से फ़र्क पड़ने नहीं लगा। वहाँ से थोड़ी बेहतर हुई, फिर भी उसको बेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ आने के बाद जब सराउंडिंग मिली प्रॉपर वैसी, जब सब कुछ इंग्लिश में था, तब जाके हमारा भी थोड़ा डर निकला। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक भाषा है, भाषा में अपने आप को उतना फँसाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चीज़ें हो जाती है, एक बार शुरुआत करने की देर है खुद को। गोविंद जी, ये बताइए, ये तो चलिए आपका भारत की यात्रा हो गई। हुँ, अ, उसके बाद आप यहाँ आ गए, तो अमेरिका में आने के बाद जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितना मुझे ज्ञान है 2 तरह की कठिनाई रहती है। एक तो पढ़ाई महँगी है यहाँ, सस्ती तो नहीं है और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो और भी महँगी है। तो एक तो हमें उस बारे में बताइए कि किस तरह से आपने सपोर्ट किया अपने आप को
क्या साथ में काम किया, वहाँ किस-किस तरह की दिक्कतें आती हैं या आई आपके साथ? दूसरा भाग इस प्रश्न का ये है कि कल्चरली आप कट जाते हैं देश से, अपने एनवायरनमेंट से, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहता है यहाँ पे आके? जी, तो मेरा कहने का इसमें ये कहूँगा कि ऑब्वियसली पिताजी एक साधारण अध्यापक बैकग्राउंड है पिताजी का, तो फ़ाइनेंशियली तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतने मजबूत थे। पर हौसला ज़रूर था पिताजी में भी और उन्होंने हमेशा हमें दिया ही है हौसला कि तुम आगे बढ़ो, जो भी होगा पीछे हम देखेंगे। तो हमारा जो प्रारंभिक फाइनेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने जो पूरे जीवन की पूँजी कमा के उन्होंने एक प्रॉपर्टी के अंदर डाली थी, उन्होंने एक शॉप खरीदी हुई थी शहर के अंदर, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो हमारी इनिशियल वो थी नीड थी या रिक्वायरमेंट थी यहाँ स्कूल को स्पॉन्सर करने की, उसको उन्होंने पूरा किया। पर वो सिर्फ़ मत अगर आप एक मध्यम परिवार से आते हो और आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू उतनी नहीं होती है, तो आप मुश्किल से उतना ही मैनेज कर पाते हो कि आप साल की फीस दे पाओ या 2 साल की फीस दे पाओ, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते हो। तो उसके बाद बड़ा चैलेंज आता है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे? लिविंग्स के लिए कैसे निकालोगे? डे टू डे लाइफ ऑब्वियसली यूएस में क जैसा कि कहते हैं कि यूएस के सबसे बड़े खर्चे 2 ही होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक लिविंग्स। इन दोनों को आप कैसे मैनेज करोगे? तो यहाँ आने के बाद हमने कोशिश करी, बहुत हाथ-पैर मारे। हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम कॉलेज कैंपस में आप काम करना अलाउ होता है 20 घंटे। तो मेहनत करी, काम ढूँढा वहाँ पे, हमें पार्किंग एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब मिली थी शुरू में, जिसमें भरी बर्फ में आपको बाहर खड़े रख के कारों को टिकेटिंग वगैरह ये वो करना पड़ता था। तो वहाँ से शुरू किया, थोड़ी हमने हिम्मत रखी, थोड़ी पिताजी ने हिम्मत रखी, तो हम सर्वाइव कर पाए उसमें। गोविंद जी, गोविंद जी, आपकी बातों में साफ दिख रहा है कि पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल के बच्चों को भी इस बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिले। आप सिर्फ ये बताइए कि वाक़ई आपका जीवन लगता है पूरी तरीके से आपके पेरेंट्स से प्रभावित रहा है। तो इसका कितना रोल होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? सर, अब इस प्रश्न पे मैं अभी दूसरों के बारे में तो नहीं कह पाऊँगा, बट मेरा जीवन तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समझ वग़ैरह ये जो शब्द है, ये हमारे जीवन में शायद बहुत बाद में आए हैं। जब तक हम हिंदुस्तान में थे, तब तक तो माता-पिता के कंधों पे ही खेला कर रहे हैं, जीवन उन्हीं के कंधों से देखते आए थे। चाहे जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आँख बंद करके माँग लिया या किसी भी चीज़ की कोई भी गलतियाँ-सलतियाँ करके घर पहुँच गए, बोल दिया कि हो गई गलती, बाकी आप देख लेना। तो हमारा तो ऐसा रहा है शुरू से ही। मुझे समझ नहीं आता है कि पिताजी ने ऐसा क्या देखा था अंदर, पर उन वो हमेशा से एक बात बोलते थे कि बेटा तेरी 1000 गलतियाँ माफ़ हो जाएगी, एज़ लॉन्ग एज़ तू पढ़ लेगा और हमें ऐसा लगता है कि पढ़ने का तेरे में है। तो शायद उनका वो भरोसा था कि उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक कभी हिम्मत नहीं हारी। मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील भी होता है कि एक इंसान जो एक वयस्क इंसान जो अपने परिवार को चलाता है मेहनत करके और बीइंग ए टीचर सैलरी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, तो उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया और बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पंडिताई वगैरह भी करते थे एक्स्ट्रा इनकम के लिए। वो सारी चीज़ें करके पैसा कमाया, पर जब भी मेरे मुँह से निकला कि भई मुझे पैसा चाहिए या मुझे वहाँ जाना है या मुझे ये करना है, तो उन्होंने बिना सोचे-समझे ऐसे जेब में हाथ डाल के मुट्ठी भर के पैसा निकाल के दे देना, उनका ऐसा रहता है। तो मैं कभी-कभी अब जब मैं कमाने की स्थिति में आया हूँ और मेहनत करके सैलरी जब घर आती है, जब वो खर्च होती है, तो पीछे मुड़ के ऐसा देखता हूँ कि वो जब अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा जब जेब से निकलता है, तो कितना दुःख होता है। और उन एक इंसान छोटा-सा ने मेरे में छोटा-सा ऐसा सवाल, गोविंद जी, छोटा-सा सवाल हाँ इसी के जी। ऊपर कि क्या अब आप अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं? अरे सर, क्या जैसा बात है! कि जैसा कि ज़्यादातर हमने देखा है हुँ, कि हुँ। बच्चे जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो वो उस तरफ से नज़रें फेर लेते हैं। अरे आपके सर! साथ क्या है? मेरा तो ऐसा है कि नहीं, ये सैलरी वगैरह तो कुछ है नहीं सर, ये तो मैं जीवन भर जितना कमाऊँ वो भी भेजता रहूँ, तो शायद लगता नहीं कि उनके कर्ज पूरे कर पाऊँगा कभी। पर हाँ, मैं अपनी ज़रूरतें निकालने के बाद, अपने खर्चे वगैरह निकालने के बाद, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूँ यहाँ पे। मेरा बचा हुआ पैसा घर ही जाता है और वो ऑब्वियसली एक अगले लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो उनका सोचने का नज़रिया अब बदल गया है, तो वो भी उस पैसे को ऐसा नहीं देखते हैं कि भई हमने बच्चे पे खर्च किया था तो लाओ वापस देकर हमारे अकाउंट में खड़ा कर लेते हैं। वो फिर भी उस पैसे को वन वे और अदर हमारे लिए ही, हमारे बेहतर भविष्य के लिए ही काम लेने की सोचते हैं। जैसा किसी प्रॉपर्टी में डाल दिया या किसी इन्वेस्टमेंट में कर दिया या किसी का कुछ एसेट बना लिया। तो आज भी मैं जो भी भेजता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप अपने लिए इस्तेमाल करो, पर वो फिर भी उसको वन वे और अदर घूम फिर के हमारे लिए ही इन्वेस्ट कर देते हैं।
तो गोविंद जी, एक बात आप बताना भूल गए, शायद मैंने पूछा हुँ, था। कल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जो सांस्कृतिक पक्ष है, हुँ, जो हुँ। हम जुड़े रहते हैं अपनी अ, त्योहारों से, तीज से, अपने आस-पास के माहौल से, वो कल्चरल जो कट जाते हैं आप उससे, हुँ, हुँ। उसका क्या प्रभाव रहता है यहाँ पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स पे जो बड़ी कठिन पढ़ाई पढ़ रहे हैं और साथ में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आके जी रहे हैं? कल्चर संस्कृति सर मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति टू व्यक्ति भी निर्भर करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो हिंदुस्तान में रह के भी कल्चर से थोड़ा कट के वो सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ वग़ैरह पर उसी पे ही रखते हैं और उनको उतना ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरी तरफ एक मैं था, जहाँ पे संस्कृति, घर-परिवार, बड़ों का सम्मान, समाज और ये चीज़ें मतलब जीवन में की थी। एक बार तो आपकी पढ़ाई टाइम पे हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, उससे फ़र्क पड़े ना पड़े। घर परिवार, संस्कृति, समाज और बड़ों का सम्मान सबसे बड़ी चीज़ थी। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उसका मेरे पे जीवन पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जब प्रारंभिक दिनों में यहाँ आया था तो उसका असर मेरी एकेडमिक्स पे भी देखने में को मिला। खाना ऑब्वियसली मैं शाकाहारी आदमी हूँ, तो यहाँ का खाना तो आप मान सकते हो कि मुश्किल से 2 से 3% कोई वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं, बाकी सारे नॉन-वेज ऑप्शन होते हैं। वो सबसे बड़ा बदलाव था और संस्कृति, कल्चर आप एकदम से अकेले हो जाना और घर परिवार की गाइडेंस सिर्फ़ फ़ोन पे ही रह जाना और मन में ये विश्वास होना कि क्या पता मतलब बुरे से बुरे दौर में अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ-बाप शायद यहाँ ना पहुँच पाएँ। तो उसका एक मानसिक प्रभाव होता ही होता है। आप किसी को कहो ना कहो, दिमाग के किसी एक कोने में उसका एक स्ट्रेस होता है और उसका असर मेरे देख एकेडमिक्स में पड़ा और सेकंड सेमेस्टर तक आते-आते 1 या 2 सब्जेक्ट्स में मैं उम्मीदों के अनुसार नहीं कर पाया। तो मेरा ये कहने का है कि हाँ, संस्कृति उसके बाद जब मैंने अपने आप को सँभाला तब से मैं कोशिश करी है कि अपनी संस्कृति को यहाँ खुद ही बचा के रखूँ, पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना, ये वो। तो कोशिश पूरी ये रहती है कि जुड़ा रहूँ संस्कृति से, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गोविंद जी, एक गोविंद बड़ा जी, छोटा-सा पर्सनल सवाल है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, पता लगा है मुझे ऐसा कि आप बड़ा धार्मिक व्यक्ति हैं, उस धर्म से जुड़े रहते हैं हुँ, हुँ। और अभी भी अमेरिका में रहते हुए भी आप जनेऊ तक धारण करते हैं। क्या कारण है इस सब के पीछे? सर, इसमें ओके, हो सकता है वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर की डिबेट चलती रहेगी, होती रहेगी, मुझे उसके अंदर नहीं जाना है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब एक व्यस्त जीवन हो जाता है, जो जिसमें तो कोई डाउट भी नहीं है, यूएस में आने के बाद आपका जीवन ज़रा से ज़्यादा ही व्यस्त हो जाता है। आपकी लाइफ़ मतलब आवरली चलने लगती है। ये घंटे का ये, अगले घंटे का वो, अगले जब इतना व्यस्त जीवन हो जाता है, एक समय जब ऐसा आता है, आपका पीक ऑब्वियसली एक ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशंस होती है। जब पीक आने लगता है ना, तब आदमी के दिमाग को मेरे हिसाब से चाहिए होता है शांति, सुकून और इतने बिज़ी शेड्यूल में जब इतनी स्ट्रेसेस होती है, पैसों से लेकर ये वो हर चीज़ मैनेज करने का स्ट्रेसेस होता है ना, तब ऐसे समय में अगर आपके दिमाग को असली में अगर कहीं से सुकून मिलता है ना, तो वो आध्यात्म से मिलता है। और अगर आप अध्यात्म से कट जाते हो, आपकी जड़ें अध्यात्म तक नहीं जुड़ी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और एक नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों को अगर टेंशन है, तो जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ बंदा है ना, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ईज़ी वे में बाहर निकल पाएगा एज़ कम्पेयर्ड टू क्योंकि उसका बिलीफ ज़्यादा होता है, उसको भरोसा ज़्यादा होता है, अच्छे होने का कि भई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्यात्म से जुड़ा रहना इसीलिए ज़रूरी है आपके गोविंद जी, मानसिक स्वास्थ्य के गोविंद लिए। जी, आप हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए लाखों बच्चों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो बाहर जाकर पढ़ने और बसने का सपना देख रहे हैं, ठीक है? और आपने इसमें अपना सपना पूरा कर लिया। हुँ। आप कुछ ऐसे स्टेप्स बता सकते हैं, जो उनको सफल होने में हेल्प कर सकें? जी, ज़रूर। तो इसमें मेरा एक कहने का मतलब अभी शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि सर समय बदल रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। समय बदल रहा है और अब ये सदी सर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सदी है। बची हुई जो सदी है, वो हिंदुस्तान की सदी है। तो विदेश में जाना, ना जाना, होना, ना होना या डॉलर में कमा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ये सफलता का मानक नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ़ आँखें खोल के खुद के साथ ईमानदार होने की ज़रूरत है। और इस मामले में सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मेरे यंग साथी है अगर कोई जो भी सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि पिताजी मैं जब घर से निकल रहा था सर मैं आज के आधी आधा जीवन मेरा हो गया है, मैं घर से बाहर रहते हुए हो गया है। तो मैं बहुत
पहले ही घर से बाहर निकल गया था और पिताजी को शायद उस समय आभास हो गया था कि इसके बाद से अब मैं फिज़िकली इसके साथ उतना ज़्यादा ना रह पाऊँ, अदर देन फ़ोन से जुड़े हुए ये एक ही ज़रिया रहेगा। तो उन्होंने मुझे वो टाइम पे कहा था कि बेटा सफलता जो है ना, एक बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। हमेशा ध्यान रखना कि सफलता के मापदंड जो होते हैं ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वो आदमी से आदमी की अलग-अलग डेफिनेशन होती है। एक आदमी जो साइकिल रिक्शा से शुरू करके अगर ई-रिक्शा खरीद लेता है ना, तो भी वो अपने आप को सक्सेस मानता है। और एक आदमी जो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी काम किए जाता है, वो अपने आप को सफल नहीं मान पाता है। या अगर विद्यार्थी जीवन में देखें तो एक आदमी जो सिर्फ़ पासिंग मार्क लाके भी मान लेता है कि अरे क्या बात है, मैं पास हो गया, वो उसको अपने आप की सफलता मान लेता है। और दूसरा 99% लाने के बाद भी अपने आप को सफल नहीं मान पाता है, कि यार मैं तो सफल नहीं हुआ, मेरे तो 100 आने चाहिए थे। तो सफलता की डेफिनेशन वेरी होती है, पर उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि सफल होने का रास्ता जो है ना, किसी भी सफलता को अचीव करने का रास्ता है, उन्होंने ये बताया था। उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई थी, उसको मैं लिखता हूँ TCF। टी माने टाइम, सी माने कंसिस्टेंसी और एफ माने फोकस। तो उन्होंने बोला था कि टाइम, हर चीज़ में समय लगता है, समय से पहले कभी भी कुछ भी नहीं होता। और इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मेरी माँ ने दिया था कि हमारे राजस्थान में कहते हैं ना कि यहाँ तो चलो शरीर-वरीर बनाने के लिए प्रोटीन वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। राजस्थान में हमारे शुद्ध देसी घी का हलवा ही मतलब हेल्दी होने की एक वो चीज़ होती है। तो माँ हमेशा बोलती है कि बेटा अगर तू हलवा खाते ही हैंड टू हैंड काँच में जाके शक्ल देखेगा कि तेरे चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हुई कि नहीं हुई है, तो चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि टाइम, एक शेर भी अगर जो होता है ना, उसको अपनी डरावनी दहाड़ पाने के लिए एक उम्र तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो समय से पहले कुछ नहीं होता, आपको समय देना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, वो है कंसिस्टेंसी। पिताजी बोलते हैं कि बेटा जीवन में हमेशा याद रखना कि बिना नियमितता के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था उन्होंने, कि एक धागे से बनी जो रस्सी होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नियमितता की वजह से वो पत्थर जैसी चट्टान के ऊपर इतने गहरे-गहरे घाव कर देती है। अगर आपने कुएँ के ऊपर आपने देखा हो तो जहाँ पनियारियाँ पानी हुँ, लेने जाती है, तो वो रस्सी बिल्कुल। से कुएँ से जब पानी खींचती है, तो वो धागे से बनी रस्सी भी एक चट्टान के ऊपर इतने गहरे घाव कर देती है और उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, उसके पास कंसिस्टेंसी होती है, नियमितता होती है। और तीसरी चीज़ है फ़ोकस। बिना ध्यान के, बिना फ़ोकस के तो आप किसी एक चीज़ को मिलियन टाइम कर लो, उसको आप नहीं सीख पाओगे, उसमें कुछ नया नहीं डाल पाओगे। तो मैं इस सवाल का जवाब का अंत करना चाहूँगा जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उनकी एक लाइन से कि आज का दिन बुरा है, मुश्किलों से भरा है, कल और ज़्यादा मुश्किलें होंगी, बट परसों सफलता आपके पास रहेगी। पर दिक्कत ये होती है कि 90 से 95% लोग जो होते हैं, वो कल शाम तक ही हार मान जाते हैं, वो परसों सुबह तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। गोविंद जी, आखिरी सवाल। जी। आपको आपने आपके पिताजी ने विदेश भेजकर पढ़ाने की कोशिश को सफल कर लिया। तो हुँ, हुँ। क्या आप अपने पेरेंट्स को कभी सोचते हैं कि अमेरिका लाकर घुमाएँगे? अरे सर, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है प्लान पर समय काल परिस्थितियों ने अनुमति नहीं दी। थोड़े टाइम शुरुआत में जॉब नहीं लगी थी, उसके बाद कोविड का सीज़न शुरू हो गया, उसके बाद मैं खुद 2 बार घर ट्रैवल करके आ गया हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि समय परिस्थितियाँ अनुकूल है, तो मैं बहुत जल्दी ही उन्हें यहाँ लाकर एक बार एट लीस्ट ये दिखाना चाहूँगा कि भई ये मतलब वो कहते हैं ना दुनिया का दूसरा छोर कैसा दिखता है। ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करें तो ये दुनिया का दूसरा छोर है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी ये देखें दुनिया का दूसरा छोर कैसा दिखता है। चलिए, ख़ैर बहुत बढ़िया रहा। आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये कल्चर को लेकर और शिक्षा को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम बन पाया है और हमारे दर्शक इसको ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद जी। अरे बहुत-बहुत धन्यवाद सर राजीव जी। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद विजय जी।